Hello friends, welcome once again. Now with reference to the SSB आप लोगों ने ये तीन वर्ड सुना होगा मानसा वाचा कर्मणा. मानसा correspond to psychological test, वाचा personal interview and कर्मणा GTO. है ना. मानसा वाचा कर्मणा, these three words are together used to describe a state of consistency expected of an individual, that is a candidate. Consistency का मतलब जुड़ाव. आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, इन तीनों के बीच में जुड़ाव. नाउ एसएसबी में दो टाइप का कंसिस्टेंसी देखा जाता है, कॉन्ग्रुएंस. वन इज इंटर टेक्निक कॉन्ग्रुएंस, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटी और इंटरव्यू के बीच में जुड़ाव. एंड सेकंड इज कॉल्ड इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंस, मतलब विद इन वन ऑफ द टेस्ट. फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल टेस्ट के टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी एंड एसडी में जुड़ाव. उसी तरह से वाचा में आपका पीआईक्यू फॉर्म, आपका सीआईक्यू क्वेश्चंस, आपका प्रोबिंग क्वेश्चन और इन सब के बीच में जुड़ाव. और कर्मना में जो 20 बेसिक सीरीज है 4 टास्क, उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट है 4 एंड फाइनल ग्रुप सीरीज, इसके बीच में जुड़ाव. इस वीडियो में वी विल सी इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंस विद इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट. इस वीडियो में हम वो देखेंगे. उससे पहले आपको पता है एसएसबी इज ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन. एसएसबी के जो 3 टेस्टिंग टूल है, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ये तीनों अपना अपना टेस्टिंग टूल्स को इस्तेमाल करके what they are looking for is your personality and 15 parameters of that, or the OLQs जिसको हम बोलते हैं, grouped under 4 factor. Essentially it is a personality assessment, and personality assessment means study of the mask. आप जो मुखौटा लगा के एसएसबी जाते हो, उस मुखौटे को भेद कर वास्तव में आप कैसे हो इसको जानने का कोशिश किया जाता है. सो दो चीज है, मुखौटा प्रोजेक्टेड सेल्फ, एंड वास्तविकता जो अंदर है वो है रियल सेल्फ. तो प्रोजेक्टेड सेल्फ के थ्रू रियल सेल्फ को पहचानने का कोशिश करते हैं. सो पर्सनालिटी असेसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, इट इंप्लाइज स्टडी ऑफ द मास्क, दैट इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द आउटर मास्क. जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो उसको पेनिट्रेट करना, एंड टू सी हु आर यू फ्रॉम इनसाइड, और ये देखने की कोशिश करना कि वास्तव में आप अंदर से कौन हो. और उसके अंदर क्या क्या कवर होता है? योर वैल्यू सिस्टम, योर बिलीफ सिस्टम, योर एटीट्यूड, your needs and your motives. And next part is, and what are the means you adopt to achieve those needs oblique aim. यानी कि आप उन needs या aims को पाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते हो. तो means adopted, right? So please note it down: your value system, belief system, attitude, needs, motives, and the means adopted to achieve your aim. इन चीजों को नोट कर लो. इनफैक्ट ये पूरे डेफिनेशन को नोट करके रख लो. आगे हम क्या करेंगे, वी विल यूज अ केस स्टडी, एंड उस केस स्टडी में विल टेक 1 टीएटी, couple of WAT, 2-3 SRTs and a portion of your SD, and to see कि आपने जो लिखा क्या उसके अंदर कंसिस्टेंसी या जुड़ाव, इंट्रा टेक्निक कंसिस्टेंसी आ रहा है या नहीं. यानी कि आपका टीएटी और डब्ल्यूएटी मैच हो रहा है, टीएटी एंड एसआरटी मैच हो रहा है, टीएटी एंड एसडी मैच हो रहा है, इसको देखेंगे. एंड आई एम श्योर आपको पता है, एज पर द वेटेज ऑफ असेसमेंट वेटेज इज कंसर्न, टीएटी हैज गॉट 70% assessment weightage, whereas the other three, that is WAT, SRT and SD, has got only 10%. So अगर आपका TAT उल्टा पड़ गया, rest everything has no meaning. So with that as the premise, let's take a केस स्टडी. और उस केस स्टडी में हम क्या करेंगे, आपने जो लिखा है अच्छा उसे पेनिट्रेट करेंगे, एंड प्याज के जैसे परते होते हैं, परत भर परत अंदर जाएंगे, एंड टू सी हु आर यू फ्रॉम इनसाइड. आप मुखौटे में क्या दिखाना चाहते हो और आपकी वास्तविकता क्या है, उसको हम पेनिट्रेट करके अंदर जाएंगे, टू सी व्हाट इज योर वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, नीड्स एंड मोटिव दैट आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, एंड व्हाट आर द मीन्स यू अडॉप्टेड टू अचीव योर एम. राइट, यहाँ तक अगर समझ गए तो विल टेक ए केस स्टडी टू चेक द कंसिस्टेंसी इन योर परफॉर्मेंस विद इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट. और इसमें हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग 12 पिक्चर्स, आई ओनली गिव यू 1 पिक्चर, वो भी पिक्चर नंबर 9, और उसके रेस्पॉन्स को हम देखेंगे और उसको फिर हम इन टेस्ट के साथ कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, टू सी वेदर आपके मानसा वाचा कर्मणा के अंदर जुड़ाव आ रहा है या नहीं. सो इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए आई रिक्वेस्ट टू वॉच एन A4 वीडियो. उसका नाम है असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक.
अगर ये वीडियो मिलने में मुश्किल होता है, कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर इज 9090099035 and I'll share you the link. Otherwise it is available on the AFOSP YouTube channel. Watch this video. This will tremendously help you to understand this particular video and the requirements of the SSB, right? Especially the psychological test. So for the purpose of this video, we'll use this picture for the purpose of TAT. So I'll request you to observe this picture for next 30 seconds. और मुझे कमेंट में बताना, is this girl trying to come inside the room or is she trying to go outside the room? क्या ये अभी एक प्रेशर में है या रिलैक्स है ना? Observe for 30 seconds. Now I'll request you to pause this video, write a response to this picture and share me at 9090099035. I'll request you to do that so that जब as we move further आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कंसिस्टेंसी चेकिंग करना है. So do share it. And now before I go further, AFOSP के 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks के online composite batch is available. Fresh batch starts every Monday, जिसमें कि SML and SSB दोनों को कवर किया जाएगा. 500% clarity is assured. To register for the same, you have to contact me at 9090099035. Kindly share with the friends. 500% clarity assured, जैसे इस वीडियो में आपको मिलने वाला है. इसके अलावा AFOSP का फुल ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट 1-on-1, जहाँ पे आपके 12 के 12 TAD पिक्चर्स, 60 WAT, 60 SRT and the SD will be checked for consistency, जो कि इस वीडियो का थीम है. So you're most welcome to do that. In case you want, you can also get the video recording of the same. These will be live interaction. And इसके अलावा आपको online personal interview with me is also available, where your entire PIQ, CIQ, everything will be gone through, and we will see how are you performing, how much is the gap, and is there consistency in what you're communicating. So for all these, you can contact me on this number 9090099035. इसके अलावा every Saturday we have a free demo class. उसके लिए all of you most welcome, especially those people who are preparing by the self. आपको इससे काफ़ी clarity मिलेगा. Again, contact on the same number for details, right? Every Saturday. And in case you're not already subscribed to the AFOSP YouTube channel, request do that. Press the bell icon so that you get instant notification of the new videos, and do share with your friends so that they also benefit. So let's come back to the video. So we'll take a sample response. So when this picture is presented to the candidate takes this picture in, he processes it and gives an output in this format. So what we will do, we'll read this story and we will see इस story में what led to the situation कैसे define किया है. उसके बाद what is currently happening में कैसे whatever stated problem को solve किया है, and what is the final outcome में क्या end result achieve किया है, right? So I'll read it slowly and I'll also highlight certain things that are of my notice, and I'll ask you question so that you can explain me, and in the process we can understand how consistency is checked in your psychological test responses, right? So बोलता है Soham's parents, Soham boy है, Soham parents were not allowing his sister to marry a person of her choice due to caste difference. So the first statement says कि सोहम के पेरेंट्स उसकी सिस्टर को उसकी पसंद के एक लड़के के साथ शादी के लिए अप्रूवल नहीं दे रहे थे, और कारण क्या है? ड्यू टू कास्ट डिफरेंस. तो यहाँ पे एक सिचुएशन बना दिया है कि लड़की किसी को चाहती है और उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो माँ बाप ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया, क्योंकि कास्ट डिफरेंस का कारण बोलकर, राइट? अगला लाइन बोलता है सो डिस्क्रीटली मतलब छुपके से, सीक्रेटिवली. सो डिस्क्रीटली हिज सिस्टर वाज ट्राइंग टू एस्केप एंड मैरी हिम व्हेन सोहम स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग सो. तो क्योंकि माँ बाप ने उसे मना किया शादी के लिए ड्यू टू कास्ट डिफरेंसेस, तो उस लड़की ने एक निर्णय लिया.
वो भी सीक्रेटिवली, कि वो घर से भाग जाएगी ताकि उस लड़के से शादी कर सके। लेकिन जब वो वैसा कर रही थी, अचानक उसका भाई सोहम ने उसे देख लिया और उसे रोक दिया और ऐसा करने से उसे मना किया। हैव यू अंडरस्टूड? नाउ एक गलती आपको दिख रहा होगा, तीसरे लाइन में कैंडिडेट ने लिखा हिज सिस्टर वाज ट्राइंग टू एस्केप। हिज सिस्टर वाज ट्राइंग टू एस्केप। ट्राइंग टू एस्केप का मतलब लड़की कमरे के अंदर से कमरे के बाहर को जा रही है, लेकिन पिक्चर में लड़की कमरे के बाहर से कमरे के अंदर में आ रही है। सो देयर इज ए mismatch in the way the girl's position is shown in the picture and the way it is created in the story. स्टोरी में लड़की कमरे से बाहर जा रही है और पिक्चर में कमरे के अंदर आ रही है। अगर ये समझ में आया तो कमेंट्स में लिखो ऑब्जर्वेशन में एरर इन ऑब्जर्वेशन। समझ में आया तो यस लिखो। दूसरी बात इसमें देखने का है कि लड़की जो भी कर रही है वो डिस्क्रीटली कर रही है, छुपके से कर रही है। और क्या कर रही है, जब उसके माँ बाप ने उसे परमिशन नहीं दिया शादी के लिए क्योंकि कास्ट डिफरेंस है, तो लड़की ने उनसे बात करके उनको समझाने की बजाय एक निर्णय लिया टू एस्केप फ्रॉम द हाउस, छुपके से, डिस्क्रीटली। एंड किस मकसद से? एंड मैरी हिम। कुदरती किस्मत से सोहम ने उसे देख लिया और रोक लिया। अगर सोहम उस दिन उसे नहीं देखता तो ये भाग जाती। यानी कि सोहम ने उसको देखना, उसका रोकना एक चांस मीटिंग था। चांस मतलब लकीली हो गया, वो मिस भी हो सकता था। समझ में आया तो ये लिखना। दूसरी बात, लड़की ने डिस्क्रीटली भागने का वो किया। तो मैं जानना चाहता हूं इस लड़की का रिश्ता अपने माँ बाप के साथ कैसा होगा, जो माँ बाप के मना करने पे सीधा ही भागने का निश्चय लिया। क्या ये अपने माँ बाप के साथ इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन कर पा रही है? क्या ये उनको इन्फ्लुएंस करके समझाने की कोशिश कर रही है? क्या इसका वैल्यू सिस्टम, फैमिली वैल्यू सिस्टम अच्छा है जो लड़की फर्स्ट ऑब्जेक्शन पे भाग जाए? क्या ये लड़की फैमिली के वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट करती है या सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ बिहेव कर रही है? इन सब चीज़ों के ऊपर मुझे कमेंट लिखना। और आप लोगों से सवाल है कि क्या आप भी अगर आपके माँ बाप मना कर दे तो उनको समझाने की बजाय, उनसे बात करने की जगह भागने का निश्चय लोगे? अगर लेते हो तो ये किस OLQ के अगेंस्ट में जा रहा है, आप ये मुझे बताना। इनिशिएटिव तो लिया है लेकिन इनिशिएटिव का दिशा गलत है। डिसीजन तो लिया है लड़की ने लेकिन डिसीजन की दिशा गलत है, लॉजिक गलत है। ओके, नेक्स्ट बोलता है आफ्टर कामिंग हर डाउन, मतलब उसे बहन को शांत करने के बाद, ही कॉल्ड हर बॉयफ्रेंड टू देयर हाउस। लड़के ने सीधा उस लड़की के बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुलाया। समझ में नहीं आया क्यों बुलाया जब माँ बाप ने ऑलरेडी मना कर दिया, बट चलो ले लेते हैं। सो ही कॉल्ड हर बॉयफ्रेंड टू देयर हाउस, द थ्री ऑफ देम मतलब ब्रदर, सिस्टर और वो लड़का, along with their पेरेंट्स। किसके पेरेंट्स? जो भागने वाली लड़की है उसके पेरेंट्स, है ना, यानी कि सोहम के पेरेंट्स। तो 3 वो प्लस पेरेंट्स 2 sat together for discussion। तो सोहम ने अपनी बहन को भागने से रोका, उसे सांत्वना दिया, उसको शांत किया और उसके बाद उस लड़के को डायरेक्टली घर बुला दिया। और ये तीनों लोग, सोहम, उसकी बहन और वो लड़का प्लस सोहम के मम्मी और पापा ने मिलकर बैठ के डिस्कशन के लिए बैठ गए। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि डायरेक्ट लड़के को क्यों बुलाया। पहले सोहम खुद जाके अपने मम्मी पापा को बताना था कि पापा ये बहन भाग रही थी, वो तो पकड़ लिया मैंने, आई थिंक वी शुड टॉक टू हर, वी शुड ऑल्सो कॉल द बॉय टू फाइंड आउट क्या है ना, ऑल दैट। मतलब बात करके बुलाना था, बस उसने डायरेक्टली बुला लिया। चलो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बोलता है एज सोहम न्यू दैट बॉय वेल। अब ये बोलता है कि सोहम उस लड़के को पहले से ही अच्छे से जानता था। इसका मतलब है सोहम की सिस्टर जिस लड़के को चाहती थी उस लड़के को सोहम पहले से ही अच्छी तरह जानता था। तो मेरा सवाल है, क्या सोहम को ये नहीं पता कि उसकी सिस्टर उसको चाहती है और घर में ये पंगा चल रहा है सिस्टर और पेरेंट्स का? तो क्या सोहम को पहले से ही अपने सिस्टर के इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, स्पेशली व्हेन ही न्यू दैट बॉय वेल? अगर वो इन्वॉल्व होता तो ये बहन भागती ही नहीं। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सोहम ने
क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया, क्यों नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और घर के इस माहौल में क्यों नहीं अपने आप को इन्वॉल्व किया, और अपने सिस्टर के पक्ष में पहले क्यों नहीं बोला, उसे भागने तक का क्यों घटना को होने दिया। हैव यू अंडरस्टूड? सो लिखा है, एज सोहम न्यू दैट बॉय वेल, ही टोल्ड हिज पेरेंट्स अबाउट हिज गुड क्वालिटीज एंड कन्विंस देम ऑफ द ट्रू लव दे हैड फॉर ईच अदर। अब ये बात समझ भी नहीं आ रहा कि सोहम की बहन भाग रही थी, लकीली सोहम ने उसे देख लिया, रोक लिया, और फिर जब उस लड़के को बुलाया सीधा घर पे, माँ बाप से बात कराया और माँ बाप को बताया कि वो लड़के के अच्छे अच्छे गुण गिनवाए, और बोला कि वो बहुत बढ़िया लड़का है और उसका सच्चा प्यार है इन दोनों का, ये सब बता रहा है। लेकिन कब बता रहा है? बहन के भागने के प्रयास होने के बाद। अगर ये सोहम पहले ही कर लेता तो शायद लड़की को भागने की भी जरूरत नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब सोहन का इन्वॉल्वमेंट गलत टाइम पे हो रहा है। अगर यही काम पहले करता तो ये नौबत भागने की आता ही नहीं। मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना कि क्या मैं बोल रहा हूँ। अब सवाल आता है, सोहम को क्या पता नहीं है कि उसके घर में ये सब चल रहा है? और अगर पता है तो वो क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? क्या सिस्टर को पता नहीं है कि उसका भाई उस लड़के को जानता है? अगर जानता है तो सिस्टर ने क्यों नहीं भाई के पास जाके अप्रोच किया और बोला कि भाई थोड़ा पेरेंट्स को समझाओ? तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, है ना। नेक्स्ट बोलता है, इट श्योरली टुक ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत मेहनत लगा माँ बाप को समझाने के लिए, एंड टाइम, बहुत समय भी लगा, बहुत प्रयास भी हुआ, बट फाइनली दे मतलब पेरेंट्स agreed and the couple thanked सोहम for his efforts। और कपल मतलब वो लड़का और बहन ने सोहम को थैंक यू बोला उनके इस रिश्ते को माँ बाप से मंजूरी दिलवाने में। तो ये यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो गया। सो व्हाट लेड टू द सिचुएशन? ये लड़की खिड़की से भाग रही थी, एक्चुअली खिड़की के अंदर आ रही, लेकिन लड़के ने पिक्चर में गलत परसीव किया। क्यों भाग रही थी? क्योंकि माँ बाप ने एक शादी के लिए मना कर दिया। तो लड़की का व्हाट इज करंटली हैपनिंग, शी टुक अ डिसीजन टू रन अवे। लकीली भाई ने देख लिया, उसे रोक लिया, और उसने फिर उस लड़के को बुलाया जिसको वो ऑलरेडी जानता था, और माँ बाप से बैठा के रिश्ते को हाँ करवा दिया, और उस तरह से इनका भागना टल गया। सवाल, भाई ने पहले क्यों नहीं किया? सवाल, बहन ने भाई को क्यों नहीं पहले बोला कि भैया ये हो गया? भाई ने क्यों नहीं पहले? बहुत सारे सवाल आते हैं। व्हाट इज द फाइनल आउटकम? पेरेंट्स एग्रीड फॉर द मैरिज। वो हैप्पी एंडिंग तो हुआ, लेकिन बीच का प्रोसेस में बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ तक में आप मुझे कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया। पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क। तो एक बहुत बढ़िया मास्क तो दिखाया है, लेकिन उस मास्क के पीछे का रियल इंसान में कुछ इश्यूज है, तो उस इश्यूज को हम लिस्ट करते हैं। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टीएटी रिस्पॉन्स आफ्टर रीडिंग इट, है ना। तो सबसे पहले तो एक बार पर्सनालिटी असेसमेंट का डेफिनेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं। पर्सनालिटी असेसमेंट इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास, दैट इज to study the mass that is penetrating through the outer mass and to see who are you from inside, your value system, your belief system, your attitude, your needs and motives, and what are the means you adopt to achieve your aim. So value system, belief system, attitude, needs को समझते हैं। पहला तो है भैया पिक्चर के ऑब्जर्वेशन में गलती हुआ है, मानते हो? ओके। दूसरा है पूरा का पूरा कहानी का जो सेंट्रल थीम बना है कि माँ बाप ने मना किया और लड़की भाग रही, ये थीम ही गलत हो गया। और शायद ये थीम इसलिए कैंडिडेट ने लिया क्योंकि वो लड़की खिड़की से अंदर आ रही थी या जा रही थी, जैसे भी उसने किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने कारण बताया, माँ बाप ने मना कर दिया और भाग जाएगा। सवाल, क्या ये कैंडिडेट भी आपके माँ बाप या कोई और अगर आपको मना कर दे तो आप इस तरह का इम्पल्सिव बिहेवियर लोगे? क्या आप भी भाग जाओगे? अगर आप बोलते मैं नहीं भागूंगा तो इस लड़की को क्यों भगाया? क्या वैल्यू सिस्टम, क्या बिलीफ सिस्टम, क्या एटीट्यूड, क्या नीड्स और मोटिव है जिसके कारण आपने इस कैंडिडेट को वैसा एक्शन करवाया? याद रखना, ये जो कागज के कैरेक्टर है वो आपके सोच के ऊपर आधारित है। आप गलत सोचोगे तो कागज का कैंडिडेट उल्टा करेगा, आप सही सोचोगे कागज का कैरेक्टर सही करेगा। आप कैंडिडेट रचयिता है और पेपर कैरेक्टर उसकी रचना है, और रचना में रचयिता के गुण दिखते हैं। समझ में आया? अगला पॉइंट है, इस पूरे कहानी में बहुत ही वीक फैमिली बॉन्डिंग को दिखाया है। माँ बाप का बेटी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बेटी का माँ बाप से नहीं है, बेटी का भाई से नहीं है, भाई का फैमिली से नहीं है, बहन से नहीं है। मतलब इनका जो फैमिली डायनेमिक्स है बहुत ही कच्चा दिखाया है।
समझ में आ रहा तो बताना। वीक फैमिली बॉन्डिंग, तो ये किस वैल्यू को, किस बिलीफ सिस्टम को, किस एटीट्यूड को दिखाता है कैंडिडेट का? क्या कैंडिडेट का अपने निजी जीवन में भी अपने माँ बाप के साथ रिश्ता इसी प्रकार का है जिस तरह से इस कहानी में दिखाया है? अगर आंसर नहीं है तो ऐसा क्यों दिखाया, वैसा क्यों नहीं दिखा रहा जैसे आपकी वास्तविकता है? समझ में आया तो जवाब लिखना। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन चांस, मतलब उस लड़की का रोकना और सोहम का इन्वॉल्वमेंट उसके इशू में पूरा एक चांस था। चांस मतलब खुद लकली हो गया। अगर वो लड़की उस दिन भाग जाती तो घर से भाग जाती, हो सकता है उसकी शादी भी हो जाती और वो घर बदनाम हो जाता। तो ये पूरा चीज एक एक्सीडेंटल था, इसके अंदर सोहम का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं था। समझ में आया तो मुझे कमेंट लिख के बताना। सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है वो इलॉजिकल था। पहले मना किया, फिर लड़की ने भागने की कोशिश की, भागते टाइम भाई ने रोका, फिर भाई इन्वॉल्व हुआ। अगर भाई पहले इन्वॉल्व होता भागने की नौबत नहीं आती। समझ में आया तो मुझे बताना क्या बोला। ये स्टोरी एक रिएक्टिव स्टोरी है, ना कि एक प्रोएक्टिव या प्रिवेंटिव स्टोरी है। मुझे बताना व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंटिव? कौन रिएक्टिव था? क्या लड़की रिएक्टिव थी या उसका भाई रिएक्टिव था या दोनों रिएक्टिव था? प्रिवेंटिव कौन कर सकता था? भाई कर सकता था या बहन कर सकती थी? किसके कारण? एक कमेंट आया कि ये स्टोरी एक रिएक्टिव स्टोरी है, ना कि एक प्रिवेंटिव या प्रोएक्टिव स्टोरी है। कमेंट लिख के मुझे जरूर बताना। जब आप कमेंट लिखोगे आपको भी सोचने के ऊपर फोर्स होगा और आप भी इसको इस तरह से अपने रिस्पॉन्स को एनालाइज कर पाओगे। आर्टिफिशियल हीरो क्रिएशन, यहाँ पे हीरो सोहम भाई का बना हुआ है, लेकिन भाई हीरो क्या है? वो तो पहले निकम्मा था, निठल्ला था, वो तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा था घर की चीज़ों में। उसको क्या पता नहीं कि घर में ये सब चल रहा है, उसकी बहन का ये रिश्ते की बात चल रही है, बहन का और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो तो इन्वॉल्व ही नहीं था, अनइन्वॉल्व था, वो तो अपने चक्करों में लगा हुआ था। सो इवन दो द कैंडिडेट हैज ट्राइड टू शो हिम एज एन हीरो, बट एक्चुअली हिज एक्शंस आर काउंटर प्रोडक्टिव, इज नॉट द वे। सो व्हेन यू लुक एट द मास्क, वो खोटा तो ये दिखा रहा है कि सोहम बहुत बड़ा हीरो है, बट मास्क के पीछे इज इनएक्टिव, इज नॉट इन्वॉल्व, इज नॉट टेकिंग इनिशिएटिव, इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक कोल्ड बिहेवियर था टुवर्ड्स द फैमिली मेंबर्स एंड द क्राइसिस दैट वाज डेवलपिंग। एंड वो सिंपली, वो लकीली वो वहां पे था जब वो भाग रही थी, उसको उसने रोका और ये सब किया। लड़की का कैरेक्टर वीकनेस तगड़ा आ रहा है। बता सकते हो क्यों कैरेक्टर वीकनेस आया लड़की का? कमेंट लिख के बताना। क्यों ये लड़की का कैरेक्टर वीकनेस बोल रहा हूं, ना कि लड़के का? कमेंट लिख के बताना। नेक्स्ट इज, इसके अंदर साइकोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है। क्या मतलब है? आप मुझे कमेंट लिख के बताना। व्हाट डज इट मीन टू बी साइकोलॉजिकली इनकंसिस्टेंट? इसके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, इसके अंदर इम्पल्स और इमोशनल डिसीजन मेकिंग दिखाया हुआ है, इसके ऊपर एक अनइन्वॉल्व रिलेशनशिप मैनेजमेंट चल रहा है, और जो अपेक्षा था हमें एसएसबी में इन टर्म्स ऑफ द फैक्टर टू क्वालिटीज, दैट इज सोशल एडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन, यहाँ पे उन चीज़ों का एब्सेंस दिखाई दिया। और अगर किया भी गया है तो उसका सीक्वेंसिंग गलत था। एक्सप्लेन करके बताना, क्या आपके भी रिस्पॉन्सेस में साइकोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी आता है? अगर आता है तो आप उसको कैसे करेक्ट करने का प्लान करते हो, मुझे बताना कमेंट लिख के, राइट। नेक्स्ट इज फोर्स rationalization। लास्ट में लिखता है, इट श्योरली टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम बट फाइनली ही वॉज एबल टू कन्विंस देम। तो दिखा रहा है कि बड़ी मेहनत और मशक्कत की, बट ये सब तब किया जब बहन भागने को आ गई थी, पहले नहीं किया। सो इट्स अ रैशनलाइजेशन टू शो दैट माई हीरो इज वेरी वेरी गुड। सो ये प्रॉब्लम हीरो का है या उस हीरो को क्रिएट करने वाले कैंडिडेट का है? जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना। एंड लास्ट इज दिस, डेफिनेटली इस पिक्चर को यू हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल स्टोरी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इसके ऊपर कमेंट लिख के मुझे बताना कि आपको इतने पार्ट ऑफ द वीडियो से क्या समझ में आया। एंड इफ आई गिव यू अ चांस टू राइट अ स्टोरी ऑन दिस पिक्चर, व्हाट विल यू राइट? आई एम श्योर यू वुड हैव ऑलरेडी रिटन। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे रोको और लिख के मुझे भेजो, ताकि देख सके कि क्या आप इन पैरामीटर्स को करेक्ट करके स्टोरी लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो, राइट। सो डू पोस्ट योर कमेंट। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी एट 9090099035। इस वीडियो से क्या बेनिफिट हुआ मुझे बताना। अब मैं क्या करूँगा, कुछ WAT के वर्ड दूंगा, तो आप उन WAT के वर्ड्स के ऊपर अपना अपना रेस्पॉन्स को या तो कमेंट बॉक्स पे लिख दो या मुझे व्हाट्सअप कर दो। एंड देन लेट अस सी कि जो रेस्पॉन्सेज आप WAT में लिख रहे हो, वो रेस्पॉन्सेज क्या आपके TAT के साथ मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। और अगर मैच नहीं हो रहा तो ये बताना कि WAT इतना बढ़िया लिख रहे हो, तो वो रेस्पॉन्स में क्यों नहीं आ रहा TAT के अंदर।
और अगर वो नहीं आ रहा, इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी इन बिहेवियर. सो लेट्स टेक द फर्स्ट वर्ड, ट्रस्ट. आप ट्रस्ट के लिए क्या लिखोगे? WAT रेस्पॉन्स. ट्रस्ट बिल्ड्स फाउंडेशन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप. ट्रस्ट इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिलेशनशिप. यही सब लिखोगे. और मुझे TAT में बताना, वॉज दिस ट्रस्ट मेंटेन्ड इन TAT या उसमें ट्रस्ट का ब्रीच हुआ है? कमेंट लिख के बताना. सो राइट योर रेस्पॉन्स टू ट्रस्ट. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट. सो जो आप WAT में लिखने वाले हो, क्या वो चीज TAT के इस स्टोरी में एक्शन में आया है? क्या कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हुआ है ढंग से? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज माँ बाप ने मना कर दिया ड्यू टू कास्ट डिफरेंस, लड़की ने भाग गई. क्या भागना इज ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? सही एक्शन था या गलत? कमेंट लिख के बताना. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. लड़की कमरे के अंदर आ रही है या कमरे के बाहर जा रही है? क्या इस लड़के का ऑब्जर्वेशन सही है या गलत है? WAT में क्या लिखोगे? क्या वो TAT में निकल के आया या नहीं आया? कमेंट लिख के बताना. कम्युनिकेशन डेफिनेटली इज इंपॉर्टेंट. आई एम श्योर आप इसके ऊपर जो भी WAT लिखोगे अच्छा ही लिखोगे. क्या वही कम्युनिकेशन इस कहानी में आया? माँ बाप ने मना करने के बाद डिड शी री एंगेज? डिड शी कन्विंस देम? डिड शी इंटरैक्ट विद द ब्रदर? डिड द ब्रदर कम्युनिकेटेड विद द पेरेंट्स? और अगर किया तो किन हालात में किया? सो देयर इज अ डिले, नॉन सीक्वेंशियल एक्शन हो गया. मुझे बताना क्या समझ में आया. डिसीजन. इस पिक्चर में भी लड़की ने डिसीजन लिया जब माँ बाप ने मना कर दिया कास्ट डिफरेंस के कारण. वो डिसीजन था टू रन अवे. इज इट अप्रोप्रिएट डिसीजन या इनअप्रोप्रिएट? इज इट सोशली एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल? क्या यह डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम को दिखा रहा है, वीक वैल्यू सिस्टम को? किस OLQ के साथ अलाइन हो रहा है ये डिसीजन? भाई ने वो देखते हुए इन्वॉल्व नहीं हुआ बहन के मामले में. डिसीजन है, नॉन इन्वॉल्वमेंट. वाई? सो मुझे बताना डिसीजन पे आप लिखोगे क्या और यहाँ क्या निकल के आया. वैल्यू, ये एक घरेलू सिचुएशन है. सो पर्सनल वैल्यू आना था. क्या इस कहानी में लड़के और लड़की का कैरेक्टर में वैल्यू, पर्सनल वैल्यूज का रिफ्लेक्शन है या एब्सेंस ऑफ पर्सनल वैल्यूज है? कमेंट लिख के बताना. और WAT में आप क्या लिखोगे? क्या इनके अंदर जुड़ाव है? नेक्स्ट इज ट्रस्ट. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑलरेडी हमने देख लिया है. क्या ये एक लॉजिकल डिसीजन था, बहन का भागना, भाई का नो इन्वॉल्वमेंट होना, लेट इन्वॉल्वमेंट, और इज इट अ फ्लॉड decision? So reasoning ability is the mother of all OLQ. So I'm asking you, इस कैंडिडेट ने भागने का निर्णय क्यों लिया बजाय बात करने का? भाई से बात क्यों नहीं किया? भाई पहले क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ? इसके पीछे का लॉजिक आप मुझे बताना है या नहीं. कैरेक्टर वीकनेस आपको दिख रहा होगा लड़की का, खासकर. क्यों लड़की का बोल रहा हूँ मुझे बताना. लड़के का आई विल नॉट से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वीकनेस, बट डिपेंडेबिलिटी नहीं आ रहा. एंड एक चांस एनकाउंटर हो गया तो उसके कारण उसने किया, अदरवाइज वो नहीं करता या वो लेट होता उस दिन तो लड़की भाग जाती. नेक्स्ट इज लड़की का बिहेवियर में सेल्फिशनेस है और लड़के का नॉन इन्वॉल्वमेंट है. मतलब नॉट, आई एम नॉट बॉदर्ड. आप सेल्फिशनेस के लिए WAT में क्या लिखोगे और TAT में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या इसके अंदर कोरिलेशन है या नहीं है? सोच के बताना. नेक्स्ट इज क्या ये लड़की डिपेंडेबल है या छोटे से प्रोवोकेशन में वो ऐसा काम कर देगी जिसमें घर का वैल्यू सिस्टम को, घर के कायदे कानून को, घर के इज्जत को उछाल देगी? क्या ये ब्रदर डिपेंडेबल है या ही इज ओनली डिपेंडेबल व्हेन देयर इज एक्सट्रीम प्रेशर? नॉर्मल कंडीशन में वो देख के इग्नोर करता है. सो राइट योर कमेंट. डिपेंडेबल में क्या लिखोगे? इनिशिएटिव. बहन ने इनिशिएटिव लिया भागने का, भाई ने इनिशिएटिव नहीं लिया इन्वॉल्व होने का, और जो लिया वो एक फोर्स इनिशिएटिव था क्योंकि बहन भाग रही थी तो उसने कहा यार अब तो गड़बड़ हो जाएगा. सो इनिशिएटिव की धज्जियां इस कहानी में उड़ी है. रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली बोथ ऑफ देम आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. अवेयरनेस, अगर कैंडिडेट अवेयर होता तो शायद ऐसी स्टोरी बनाता नहीं और ऐसा सेंट्रल थीम भी नहीं लेता और ऐसा कैरेक्टर वीकनेस भी नहीं लाता. यानी कि ये कैंडिडेट जिसने ये स्टोरी बनाया, ही इज हिमसेल्फ नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड हिज हेड. समझ में आया तो मुझे बताना. सो देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस इन द कैंडिडेट विच गॉट रिफ्लेक्टेड इन द वे ही क्रिएटेड द स्टोरी. तो आप मुझे बताना क्या आपके अंदर भी लैक ऑफ अवेयरनेस तो नहीं है? थॉट्स के अंदर क्लैरिटी नहीं है, थॉट्स कंफ्यूज्ड है, इसलिए जब गंगोत्री खराब है तो उससे निकलने वाली गंगा यानी कि आपका TAT रेस्पॉन्स में भी वो कचरा आ गया. सो क्या इसको कहानी के लेवल पे ठीक करना है या विचारों के स्तर पर? कमेंट लिख के बताना. क्या कहानी के स्तर पर ठीक करना है या विचारों के स्तर पर? कमेंट लिख के जरूर बताना.
सो क्लैरिटी डेफिनेटली वाज लैकिंग. सो आप देखोगे कि WAT में आप जब इन वर्ड्स के ऊपर रेस्पॉन्स लिखोगे और उसको TAT से कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है. तो मुझे कमेंट लिख के बताना मैं क्यों ऐसा एक कमेंट मार रहा हूँ, and we will continue after I get your comment. So do comment, right? Now I'll give you 2-3 SRT and let's see उन SRT का response को जो भी आपके मन में आता है उसको लिख के मुझे भेजना और उसको हम कंपेयर करेंगे TAT के रेस्पॉन्स के साथ. फिर देखेंगे उसके अंदर जुड़ाव है या नहीं है. कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस. So she wanted to marry a person of her choice, but her parents were not allowing her due to caste difference. So she will. This is exactly like the same TAT के अंदर का जो सिचुएशन है. कितने लोग यहाँ पे लिखोगे so she will run away from the home and get married to him? I don't think even one of you will write. इसका मतलब आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल है लेकिन वो TAT से मेल नहीं खा रहा. तो कंसिस्टेंसी है या नहीं है? How many of you will write that she will run away from home and get married to the boy? I don't think many of you will write. तो अगर SRT में नहीं लिख रहे तो लड़की TAT में क्यों भागी? किसको सही लिया जाए, TAT को या SRT को? TAT जिसका वेट है 70% है और उसका रेस्पॉन्स सबकॉन्शियस से आता है, या SRT जिसका वेट है 10% है और ये कॉन्शियस रेस्पॉन्स है. चलो दूसरा देखते हैं. His parents were not allowing his sister to marry a person of her choice due to caste differences. He knew that person well and had good opinion about him, so he will. Will you write he will not involve and wait for things to happen themselves? या ये लिखोगे that he will interact with his parents and speak for his sister and convince them for this approval of this marriage? ये लिखोगे या you will say he will not involve? I'm sure you will not write that. That means what you write in SRT is socially acceptable, but what you write in TAT is not matching with your SRT responses. So there's a mismatch. समझ में आया तो कमेंट लिख के बताना. तीसरा है she wanted to marry a person of her choice, but her parents were not allowing her due to caste differences. She knew that her brother knows her boyfriend well and has good opinion about him, so she will. यहाँ पे आप क्या लिखोगे invariably? That she'll approach her brother and tell her the conditions and request him to speak to the parents and help her in convincing them. But in actual SRT, TAT, you decide to run away, even when you know that the brother knows the boy. So there is a mismatch. कितनों को ये समझ में आया? कमेंट लिख के बताना. So there is a mismatch between your TAT response and your WAT response and your SRT response, and it is a personality based selection. So when you penetrate through the mask, so mask के अंदर जब घुसते हैं तो TAT में कचरा आ रहा है बट बाकी चीजें सुपरफिशियली चमक रहा है. सो गिफ्ट रैपिंग तो अच्छा है बट द गिफ्ट इटसेल्फ देयर इज अ प्रॉब्लम. सो कमेंट लिख के मुझे बताना अभी तक क्या समझ में आया. नेक्स्ट वी विल टेक सेल्फ डिस्क्रिप्शन. आपको पता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन में टू राइट इन 4 पैराग्राफ व्हाट योर पेरेंट थिंक्स अबाउट यू, टीचर, बॉस, कंपनी कमांडर, फ्रेंड्स एंड what are your strong points and weak point. I'm sure जब आप इस TAT के स्टोरी को देख रहे हो तो आपको इसके अंदर strong points की जगह weak points ज़्यादा दिख रहे हैं which I've already listed. And but आप जब SD लिखोगे तो आप इसको कोई भी नहीं लिखेगा that if my parents don't allow I'll run away, if there is a problem in my house the brother will never say that I'll not involve. आप हमेशा लिखोगे I'm obedient, sincere, hardworking and all those things, dependable, all that, वो लिखोगे. यानी कि आपका SD is a claimed value and you're writing your SD without being aware what are you writing and without being in understanding कि your TAT responses are coming in contravention to what you're claiming in the SD. तो I'll request you आप भी अपने SD को लिख के इन 5 पैराग्राफ में 15 मिनट में इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो and we'll see आप क्या लिखते हो. So clearly जो भी आप यहाँ पे लिखोगे इसको जब आप कंसिस्टेंसी चेक के लिए अपना TAT के रेस्पॉन्सेस के साथ शुरू करोगे यू विल फाइंड आपके पेरेंट्स आपके बारे में जो सोचते हैं जो आपने SD में लिखा है यहाँ पे वो नहीं हो रहा है. आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपने जो वहाँ पे लिखा है SD में यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है. सो इफ यू अंडरस्टूड there is inconsistency in the way you have written your TAT, which is 70% of the test, and the basic test and the confirmatory test. तो मुझे बताना क्या समझ में आया. So there is lack of consistency between your TAT and SD also. So कुल मिला के when you penetrate through the outer mask, तो mask तो चमक रहा है, SD चमक रहा है, SRT चमक रहा है, WAT चमक रहा है, but when you go deeper
आपका सेल्फ, रियल सेल्फ जो कि टीएटी से निकलता है, जिसका असेसमेंट वेटेज 70% है, देयर इज लॉट ऑफ गैप. So there is a huge gap between your mask and your real self. Have you understood this? There is a huge gap between what you're trying to show and who you really are. Comment लिख के मुझे बताना क्या समझ में आया. So once again, let us read. Personality assessment is the study of the mask, which implies penetrating through the outer mask and to see who are you from inside. Your value system, belief system, attitude, needs and motives. And what are the means adopted to achieve your aim? इस केस में लड़की भाग रही थी to achieve her aim. What was the aim? To get married to the boy. बाकी सब इस डिफेंस मैकेनिज्म, सब्सिक्वेंट एक्शन बाय ब्रदर. सो कमेंट लिख के बताना कितना इसको समझ में आया. सो क्लियरली यहाँ पे देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द टीएटी रिस्पॉन्स एंड द WAT, SRT एंड SD. कमेंट लिख के मुझे बताना क्या समझ में आया. ये तो एक स्टोरी का था. इमेजिन जब 12 स्टोरी ठोका जाएगा, फिर क्या होगा आपका कंसिस्टेंसी का. ये तभी होगा जब आप अपने विचारों के ऊपर काम करोगे, क्योंकि विचारों में क्लैरिटी आएगा तो वो आपके रेस्पॉन्स की क्लैरिटी बन जाएगा. गंगोत्री साफ तो गंगा साफ. तो कमेंट लिख के जरूर मुझे बताना. और इसको और अच्छे से समझने के लिए असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक, इस वीडियो को देखना एंड दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. एंड इस वीडियो के ऊपर जरूर कमेंट लिखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, मुझे बताना कि क्या आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला है TAT, WAT, SRT और SD को देखने का. ये तीनों चारों टेस्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है, आइसोलेटेड नहीं है. ये चारों टेस्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है, आइसोलेटेड नहीं है. They have to link between each other. They are confirmatory tests. WAT, SRT and SD is a confirmatory test to the TAT. They must be consistent. Comment लिख के बताना. And once again, AFOCP का online batch are available. You can register for the next 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks composite batch which starts every Monday. उसके अलावा इसी तरीके से consistency testing के साथ अगर आपको psychological test assessment करना है तो you're most welcome. You can do it on as per your date and time. कोई problem नहीं है because ये one-on-one है. उसी तरह से you can go for personal interview. Fresh 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks batch starts every Monday. So you're most welcome to register. To register, you can contact me at 9090099035. Do share it with friends and thank you and may God bless you. Thank you very much.